स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है माँ की बगावत। क्या लगा रखा है बूढ़े घर के कोने कोने से पेशाब की बदबू आ रही है। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे अलावा इस घर में हम भी रहते हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया फिर जब देखो थूकते रहते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको इस घर से निकाल दूंगी। आपने मेरी नाक में दम करके रखा है। आप इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। अरे बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूं। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? भगवान से तो डरो बहू। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? गोविंद जी कठोर स्वर में बोले। गोविंद जी की बहू ने उनकी इन सब बातों को सुनकर उन्हें घर से निकाल दिया। अब गोविंद जी घर के गेट के बाहर बैठे थे और कड़कती ठंड पड़ने के कारण उनका शरीर कांप रहा था। गोविंद जी को ब्लड प्रेशर की हमेशा दिक्कत रहती थी और अब उम्र के साथ साथ उनकी ये दिक्कत बढ़ती जा रही थी। गोविंद जी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और अपनी बहू से माफी मांग रहे थे और उससे गुजारिश कर रहे थे कि बहू दरवाजा खोल दो, मुझे माफ कर दो। उनको दरवाजा पीटते देख बहू गुस्से से दरवाजे की ओर आती है और दरवाजा खोलकर कहती है, क्यों बूढ़े, अब हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फिर गोविंद जी अपने बेटे मनोज को कहते हैं, जो कि अंदर कमरे में टीवी देख रहा होता है, कि बेटा तुम भी तो कुछ बोलो, बहू को समझाओ, वह किस तरह का बर्ताव कर रही है। लेकिन बेटा तो उनकी बात को अनसुना करके मुंह ढककर सो गया। गोविंद जी की बहू उनसे कहने लगी, देख लिया बूढ़े, हम में से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता और कोई नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से निकलते बनो। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी जरूरत थी मैंने तब तक तुम्हें इस घर में रहने दिया, लेकिन अब मुझे एक पल भी तुम इस घर में बर्दाश्त नहीं हो। अपनी बहू की ये सब बातें सुनकर गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगे और उनकी बहू उन्हें उनके हाल पर छोड़कर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। पूरी रात गोविंद जी ठंड में तड़पते रहे। उन्होंने आस पास रहने वाले लोगों का दरवाजा भी खटखटाया, परंतु किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। आज आसमान ही उनके लिए छत था और जमीन बिस्तर थी। फिर सारी रात गोविंद जी ने दरवाजे के बाहर बैठकर ही निकाल दी। पूरी रात ठिठुरते हुए गोविंद जी ने जैसे तैसे बिताई। जब सुबह हुई तो उनके बेटे मनोज ने ऑफिस जाने के लिए दरवाजा खोला और अपने पिता को वहीं सीढ़ियों पर बैठा देख उन्हें कहने लगा कि आप अभी तक गए नहीं। अरे मर क्यों नहीं जाते? आपने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद आप यहां बैठे हैं। मनोज की इन कठोर बातों को सुन गोविंद जी कहने लगे, बेटा तुम भी बहू के सिखाए हुए शब्द बोल रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुमने दरवाजा मुझे अंदर बुलाने के लिए खोला है, लेकिन अब तुम भी चाहते हो कि मैं इस घर में ना रहूं। जब मेरा खुद का बेटा मेरा ना हो सका तो बहू क्या होगी? फिर गोविंद जी ने सोचा कि मैं किसी मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता हूं, कम से कम वहां भीख में कुछ खाने को तो मिल जाया करेगा। फिर वह एक पास के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और किसी के आने की राह देखने लगे ताकि उन्हें कुछ खाने को नसीब हो। उनकी हालत अब और भी ज्यादा नाजुक होती जा रही थी। अब उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं रहता था, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उन्हें अब समय पर दवाइयां भी नसीब नहीं हो रही थीं, जिसकी वजह से अब वह पहले से ज्यादा बीमार रहने लगे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर वह भिखारियों के साथ बैठ जाते और जब कोई भक्त या श्रद्धालु उन्हें कुछ खाने को दे जाता तो वह खा लेते थे। एक दिन सीढ़ियों पर बैठे उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई और वह सोच में डूब गए। जब वह सुबह उठते थे तो उनके उठने से पहले ही उनकी पत्नी देवकी उनके लिए चाय और अखबार ले आया करती थीं। देवकी जी उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का बहुत ध्यान रखती थीं और उनके बोलने से पहले ही उनकी सारी बातें समझ जाती थीं। वह अपने बेटे मनोज से भी बहुत प्यार करते थे। मनोज की पत्नी का नाम रीना था। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। गोविंद जी एक शोरूम के मालिक थे और वह सुबह नाश्ता करके अपनी दुकान पर चले जाया करते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मनोज की पत्नी रीना की शुरू से ही अपने ससुर के पैसों पर नजर रहती थी, लेकिन अब उसका लालच बढ़ने लग गया था। वह अपने पति को अपने ससुर के खिलाफ भड़काया करती थी कि उनके शोरूम को आप अपने नाम करवा लीजिए, हम यहां से कहीं दूर शहर में अपना घर लेकर रहेंगे, वैसे भी यहां हर चीज की तंगी है। उसने धीरे धीरे करके मनोज को अपनी बातों में फंसा लिया। वह अपनी सास के साथ भी ढंग से बर्ताव नहीं करती थी, लेकिन अब वह उनके साथ हर काम में हाथ बटाने लगी थी और अपनी सास की खूब सेवा करने लगी थी।
देवकी जी अपनी बहू के इस तरह के बर्ताव को देखकर अपने पति से कहती हैं, अजी देख रहे हो, आजकल बहू कितने अच्छे ढंग से बर्ताव कर रही है। लगता है उसका मन अब बदल गया है। लेकिन गोविंद जी को बहू के बदलाव में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह अपनी पत्नी देवकी जी से कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, एकदम बहू का ऐसे बर्ताव करना, जरूर दाल में कुछ काला है। गोविंद जी की बातों को सुन देवकी जी उनसे कहने लगी कि आप तो कुछ भी सोचते हैं, वो हमारे बेटा बहू है, भला वो हमारा बुरा क्यों करेंगे। आप भी ना बस कुछ भी सोचते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मनोज की पत्नी सुबह सुबह उसके साथ लड़ने लगती है कि आज तुम बाबूजी से दुकान बेचने की बात करके रहोगे। मनोज उससे कहता है कि मैं एकदम उन्हें दुकान बेचने के बारे में नहीं कह सकता। तुम्हें क्या लगता है कि बाबूजी मेरे एक बार कहने पर मान जाएंगे? तुम उन्हें नहीं जानती, उन्हें अपने हिसाब से ही सब करना अच्छा लगता है। मनोज की पत्नी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम बाबूजी से दुकान की बात करके रहोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मनोज ने तय कर लिया कि आज तो वह अपने बाबूजी से दुकान बेचने की बात करके रहेगा। फिर वह सोचता है कि उसके बाबूजी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, उसे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर मनोज तय करता है कि शाम को वो अपने बाबूजी से दुकान की बात करेगा। शाम होते ही जब मनोज घर आता है, उस समय गोविंद जी टीवी देख रहे होते हैं। आज वह दोपहर में ही दुकान से वापस आ जाते हैं। मनोज उनको नमस्ते करके कहता कि बाबूजी आज आप दुकान पर नहीं गए। फिर गोविंद जी आगे से जवाब देते हैं कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। तुम बताओ बेटा, तुम्हारा ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? फिर मनोज धीमी सी आवाज में कहता है, अरे बाबूजी, काम की तो आप ना ही पूछिए, बस ऑफिस में मुझे शहर जाने को कह दिया, अब आगे का काम मैंने वहीं जाकर करना है। गोविंद जी मनोज की बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें शहर जरूर जाना चाहिए। फिर मनोज अपने पिता की बात पर कहता है कि मैं आपको और माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब इस बुढ़ापे में आपको मेरी कितनी जरूरत है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मनोज की बातों को सुन देवकी जी उसे कहती हैं, बेटा तू हमारे लिए अपनी नौकरी को खतरे में मत डाल। एक काम करते हैं, क्यों ना हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, न तुम्हें हमारी फिक्र होगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। फिर मनोज कहता है, अरे माँ, शहर में रहना कोई आसान बात नहीं है, किराए के घर में हम कब तक रहेंगे। ये सब सुन मनोज की पत्नी कहती है, हाँ माँ जी, मनोज बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, सब मिलाकर कितना खर्चा हो जाएगा, ऊपर से घर का किराया। अब आप ही बताइए माँ जी, इतनी महंगाई में मनोज अकेले कैसे करेंगे सब। अगर शहर में अपना घर हो तो कम से कम हम किराए से तो बचेंगे। फिर गोविंद जी कहते हैं कि तुम एक नया घर ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। लेकिन मनोज की नजरें तो अपने पिता की दुकान पर थीं। फिर मनोज उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी से बढ़कर आप लोग हैं मेरे लिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अगर गया तो आप लोग भी साथ रहेंगे। मनोज की बातों को सुनकर गोविंद जी और उनकी पत्नी को लगता है कि हमारा बेटा हमसे कितना प्यार करता है और हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। देवकी जी रात में गोविंद जी से कहती हैं कि सुनिए जी, आप अपनी दुकान बेच दीजिए, उसको बेचने से अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, जिससे हम शहर में एक अच्छा सा घर ले लेंगे। इससे बेटा भी खुश और हम दोनों भी खुश। गोविंद जी को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी और सुबह होते ही उन्होंने मनोज से कहा, मैं दुकान बेच देता हूं, दुकान बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे हम शहर में घर लेंगे। लेकिन मनोज तो ये चाहता था कि दुकान उसके नाम हो जाए और उसके पिताजी इस घर को बेच दें ताकि वो शहर में घर ले सके। फिर मनोज उन्हें दुकान बेचने के लिए मना कर देता है और कहता है कि आप अपनी दुकान कैसे बेच सकते हैं, फिर दुकान का पैसा कहाँ से आएगा, कम से कम दुकान के पैसे से घर का खर्चा तो चलता है। आप एक काम क्यों नहीं करते बाबूजी, आप इस घर को बेच दीजिए, वैसे भी ये घर अब पुराना हो गया है, इस डिजाइन का तो अब कोई घर भी नहीं मिलता। उसके पिताजी को मनोज की बात में दम लगता है और वह उससे घर बेचने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर अगले ही दिन मनोज घर के साथ साथ दुकान के पेपर्स भी ले आता है और अपने पिताजी से दोनों ही पेपर्स पर साइन करा लेता है। अब दुकान मनोज के नाम हो चुकी थी।
फिर मनोज अपने परिवार के साथ शहर में जाकर रहने लगा। मनोज और उसकी पत्नी जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने कर दिखाया। अब समय के साथ साथ मनोज और उसकी पत्नी के बर्ताव में फर्क आने लगा। वह ढंग से अपने माता पिता से बात तक नहीं करते थे। गोविंद जी को भी अब ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहने लगी थी। देवकी जी अब उनका पहले की तरह ख्याल नहीं रख पाती थीं, क्योंकि अब उनकी भी उम्र हो चुकी थी। फिर एक दिन देवकी जी की सहेली वसुधा का फोन आया, लेकिन फोन पर वसुधा नहीं बोली। देवकी जी कहने लगी, हेलो वसुधा। फिर आगे से जवाब आता है कि मैं वसुधा जी की बहू बात कर रही हूं। अब माँ जी इस दुनिया में नहीं रहीं, कल ही उनका देहांत हो गया। देवकी जी उसकी बातों को सुन आश्चर्यचकित रह जाती है और उससे कहती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर वह आगे से कहती कि रात में उनका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। देवकी जी उसे दिलासा देती हुई कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूं। फिर देवकी जी इतना सब कहते हुए फोन काट देती है। देवकी जी फोन कटते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उनको रोता देख गोविंद जी चिंता में पड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देवकी, तुम फोन कटते ही रो क्यों रही हो। देवकी जी दुखी स्वर में बोली, मेरी सहेली वसुधा अब इस दुनिया में नहीं रही, मुझे जाना होगा। फिर गोविंद जी कहते हैं कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन देवकी जी उन्हें कहती है, आपको बीपी की दिक्कत है, आप घर ही रहिए, मुझे जाने दीजिए। गोविंद जी इन सब बातों को सोचकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे फूट फूट कर रोने लगे। वह रोते हुए कह रहे थे कि देवकी, तुम कहाँ चली गई। कुछ दिन बाद देवकी जी अब अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थीं, तो उन्होंने घर की बैल बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। फिर देवकी जी ने देखा कि घर पर ताला लगा है। मेरे बेटा बहू और मेरे पति कहाँ गए हैं। फिर वह आस पड़ोस में पूछती है कि उनके घर पर ताला क्यों लगा है। फिर पड़ोस के लोग उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे बेटा बहू तो विदेश जा चुके हैं और उन्होंने गोविंद जी को उसी दिन घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने सारी रात घर से बाहर गुजारी है। यहां तक कि मनोज ने गोविंद जी को धोखे में रखकर उनकी दुकान भी अपने नाम करवा ली थी। अब गोविंद जी कहाँ हैं कहाँ नहीं कोई नहीं जानता। फिर देवकी जी उनकी कठोर बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने पति को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है और गोविंद जी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे गोविंद जी कहीं नजर नहीं आते। देवकी जी अब बहुत दुखी हो गई थीं। एक पल में ही उनके साथ इतना सब कुछ हो गया। फिर देवकी जी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति से मुझे मिलवा दीजिए, पता नहीं वो किस हालत में होंगे इस वक्त। फिर देवकी जी प्रसाद लेकर सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को देने लगती है, तो उसे वहां अपने पति दिखाई पड़ते हैं, जो वहां उन गरीबों के साथ बैठे हुए थे और प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे। देवकी जी अपने पति को देखकर उन्हें गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देवकी जी गोविंद जी से कहती हैं कि ये सब हाल आपका कैसे हुआ है, मुझे सब पता है, और मनोज हमारे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने हमारी दुकान भी अपने नाम करवा ली है और हमें बताया तक नहीं। मनोज पैसों के लिए इतनी हद तक गिर सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर देवकी जी अब तय कर लेती हैं कि वो अपने बेटे बहू को सबक सिखाकर रहेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। फिर वह पास के वृद्धा आश्रम में गोविंद जी को ले जाती है और उनका इलाज करवाती है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे बहू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है और वहां मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताती है। पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले मनोज के घर जाते हैं, लेकिन मनोज तो अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश गया होता है। कुछ महीनों बाद जब मनोज अपने बीवी बच्चों के साथ घर वापस आता है, तो आस पड़ोस के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उन सब की बातों को सुन मनोज आश्चर्यचकित रह जाता है। कुछ ही देर बाद मनोज के घर की बैल बजती है। उसकी पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है और सामने पुलिस को देख आश्चर्यचकित रह जाती है। वह अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है, अजी सुनिए, हमारे घर कुछ पुलिस वाले आए हैं। फिर मनोज अपनी पत्नी की बात सुन घबराता हुआ दरवाजे पर आता है और उन्हें कहता है कि बताइए, आप सब यहां क्यों आए हैं। फिर उनमें से एक सीनियर ऑफिसर कहता कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है, हम तुम्हें यहां गिरफ्तार करने आए हैं। फिर इतना कहकर पुलिस वाले मनोज को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं।
जब मनोज वहां अपनी मां को देखता है तो उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होता और वह उनसे कहता है कि आपने ये सब क्यों किया। कोई मां अपने बेटे के लिए इतना बुरा कैसे कर सकती है? तुम्हारी जैसी मां होने से तो अच्छा है मैं अनाथ होता। मनोज की ये सब बातें सुनकर देवकी जी ने उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी कि तुझे अब भी अपनी गलती का कोई अफसोस नहीं है। फिर मनोज को पुलिस वाले एक रात के लिए जेल में डाल देते हैं। सुबह होते ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और वह अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। गोविंद और देवकी जी उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुमने हमारे साथ ये सलूक किया, हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हमने तुम्हारी कभी कोई बात नहीं टाली। अगर तुम्हें दुकान ही लेनी थी बेटा, तुम अपने पिताजी को बता देते, वह तुम्हारे नाम कर देते, लेकिन तुमने धोखे से उसे अपने नाम कर लिया। हमारा बहुत दिल दुखाया तुमने ये सब करके। हमारा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। मनोज उनकी बातों को सुन उनके पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि माँ बाप की सेवा केवल उनके कर्तव्यों का पालन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के लिए एक महान पुण्य और जीवन का उद्देश्य भी है। वे जो हमें जीवन भर देते हैं, उसके बदले में उनकी सेवा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। माता पिता की सेवा से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित होता है। माँ और पिता दोनों का जीवन में महत्व न केवल बच्चों के लिए है, बल्कि यह समाज की समृद्धि और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। माँ बाप का प्यार, बलिदान और मार्गदर्शन बच्चों के जीवन को दिशा देता है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास है कि माँ बाप की सेवा और उनका सम्मान करना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि उनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।